Welcome to the post-contest discussion of CodeChef Starter 75. We are going to discuss 4 problems from prefix 1s to the minimum replacement of div 1. Okay, Abhinav, you can start your solution of minimum replacement. ठीक है, तो प्रॉब्लम तो सबने पढ़ ही लिया होगा, तो मैं अपना सोल्यूशन बताता हूँ। मेरा आइडिया क्या था इसमें, ये ऑब्जर्व करना था कि एटलीस्ट एक सेट, मतलब एक ऐसा सबसेट होना चाहिए ताकि दोनों का सम इवन हो जाए। मतलब जैसे कि टोटल सम मान लो कुछ ऐसा है, तो फिर ऐसा एक सबसेट होना ज़रूरी है ताकि उस सबसेट का सम टोटल सम डिवाइडेड बाय 2 हो। तो अगर टोटल सम ऑड हो जाता है तब तो कभी पॉसिबल नहीं होगा, उस केस में डायरेक्ट -1 हो जाएगा। या फिर ऐसा अगर कभी पॉसिबल ही ना हो कि कोई भी ऐसा सबसेट हो जिसका टोटल सम बाय 2 उस सबसेट का सम हो, तो भी -1 हो जाएगा आंसर। एंड अदर केस में तुम, अच्छा ये सबसेट सम तो डीपी से निकाल ही सकते हो कैसे होगा, और साथ साथ एक पेरेंट पॉइंटर भी मेंटेन कर लेना। जैसे पेरेंट पॉइंटर कैसे मेंटेन करना है, जैसे मान लो डीपी आई जे का वैल्यू, जैसे नॉर्मली नैपसेक में क्या होता है, जो प्रीवियस रो का होता है वही पहले तुम कॉपी करते हो, उसके बाद तुम चेक करते हो कि अगर आयत एलिमेंट में जितना सम है उसको मैं इंक्लूड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो जैसे कि अगर आयत एलिमेंट अगर ए आई है और करेंट सम मान लो जे है, तो अगर ए आई जे से छोटा या फिर इक्वल होता है तभी तुम उस टोटल सम में इंक्लूड कर पाओगे इसको। तो अगर लास्ट लास्ट टोटल सम कितना होगा अगर तुम ए आई को इंक्लूड ना करो, वो होगा जे माइनस ए आई। तो अगर जे माइनस ए आई लास्ट रो का 1 है, मतलब उतना तक बनाना पॉसिबल है, देन तुम पेरेंट पॉइंटर को जे माइनस ए आई पे सेट कर लो। बेसिकली ये ताकि तुम बाद में कौन सा एलिमेंट से जो सबसेट बन रहा है वो फाइंड करने के लिए पेरेंट पॉइंटर मेंटेन हो रहा है। तो एक बार ये डीपी कैलकुलेट कर लिया और पेरेंट पॉइंटर स्टोर कर लिया तुमने, देन तुम दो मल्टी सेट बना लो, दो अलग अलग सेट्स के। तो उसके बाद ग्रेडियली कैसे भी करके ये ऑपरेशन करते रहो और एटमोस्ट एन स्टेप्स में ख़त्म हो ही जाएगा, क्योंकि हर एक ऑपरेशन में तुम्हारा एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ज़ीरो हो ही जाएगा ना, तो एटमोस्ट एन टाइम्स ही चलेगा ये। बस इतना ही था। ठीक है। ठीक है, तो मैं शेफ्स फेवरेट फंक्शन एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसमें दो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, एफ एक्स और जी एक्स, और एल और आर के रेंज में हमें एक एक्स एक एक्स ढूंढना है जिसके लिए एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो, और जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी एफ एक्स प्लस जी एक्स की वो प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसमें पहले तो एफ एक्स क्या है और जी एक्स क्या है वो पहले पता लगाना है। तो इसमें अगर कुछ ऑब्जर्वेशंस करोगे तो ये दिख जाना चाहिए कि एफ एक्स जो है वो नंबर ऑफ जीरोज इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स इसके बराबर है, और जी एक्स जो है वो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स एक्सेप्ट द हाईएस्ट बिट। यानी कि अगर तुम इसका जी एक्स पता लगा रहे हो, सपोज 110010, इसका जी एक्स पता लगाओगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, सपोज एक्स इज दिस, एंड एक्स का जो कॉम्प्लीमेंट है दैट इज गोइंग टू बी 001101। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स एक्सेप्ट द हाईएस्ट बिट इज गोइंग टू बी जी एक्स। तो जी एक्स जो है कॉम्प्लीमेंट में हाईएस्ट बिट को छोड़ दो, हाईएस्ट बिट 1 रहेगा, बाकी पूरा कॉम्प्लीमेंट लो। तो दिस इज गोइंग टू बी द जी एक्स। ठीक है, अब
ये कैसे ऑब्जर्व करना है, तो ये थोड़ा तुम एक्स के रैंडम वैल्यूज ले सकते हो, हिट एंड ट्राई कर सकते हो, या तो ये जो देख सकते हो एफ एक्स बाई टू प्लस वन एफ एक्स बाई टू, तो एक्स इवन होगा तो तभी प्लस वन हो रहा है। एक्स इवन कब होगा, जब एक्स में जो राइट मोस्ट बिट है वो जीरो है, तो फिर एक्स इवन होगा तब वन ऐड होगा, तो यानी कि हर एक जीरो के लिए वन ऐड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब एफ एक्स एट द एंड काउंट ऑफ जीरोज हो जाएगा। तो ऐसे कुछ करके ऑब्जर्व किया जा सकता है कि एफ एक्स एक्चुअली क्या बता रहा है, जी एक्स क्या बता रहा है। एक बार ये ऑब्जर्व हो जाए, उसके बाद एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसकी वैल्यू हाईएस्ट कब होगी। इसमें जो मेन चीज जो है, जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो है जी एक्स। एफ एक्स तो जस्ट काउंट ऑफ जीरोज है, तो वो उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। जी एक्स एक्चुअली है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, तो हम चाहते हैं कि जी एक्स में हाईएस्ट बिट हमेशा सेट, हाईएस्ट बिट सेट रखने की कोशिश करना चाहते हैं। हाईएस्ट बिट तो सेट रहेगा, उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट बिट है हम चाहते हैं कि वो सेट है। सपोज ये दो एक्स की वैल्यूज हैं, एक्स वन इज इक्वल टू वन वन जीरो वन जीरो, और ये दूसरी एक्स की वैल्यू है वन जीरो जीरो वन वन। ठीक है, तो इसमें से किस एक्स के लिए जी एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, इसमें से x2 के लिए gx की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि gx1 अगर पता लगाओगे तो 1, उसके बाद पूरा कॉम्प्लीमेंट 0 1 0 1, gx2 अगर पता लगाओगे उसमें 1 होगा, उसके बाद पूरा कॉम्प्लीमेंट, तो जीरोस जो है वो 1 बन जाएंगे, 1 1 1 1 0 0। ठीक है, तो हम एक ऐसा एक्स ढूंढना चाहते हैं एल और आर के बीच में जिसके हाईएस्ट बिट के बाद जो भी सेकेंड हाईएस्ट बिट हो वो जीरो रहे। अगर सेकेंड हाईएस्ट बिट जीरो पॉसिबल नहीं है तो जो नेक्स्ट हाईएस्ट बिट है वो जीरो रहे। इस ऑर्डर में इस पैटर्न को फॉलो करने वाला हम एक्स ढूंढना चाहते हैं। उस केस में जी एक्स मैक्सिमम होगा और ओवरऑल फिर जी एक्स प्लस एफ एक्स भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो उसके लिए अब कैसे पता लगाना है, पहले तो हमें पता है कि जी एक्स में ये जो हाईएस्ट बिट है वन का, एक्स का जो भी हाईएस्ट बिट है वो तो सेट रहेगा ही जी एक्स में, तो आंसर में भी वो वाला बिट तो रहेगा ही। सबसे पहले तो पता लगाते हैं, एल और आर को इनपुट ले लेते हैं। इनपुट लेने के बाद आर का हम हाईएस्ट बिट कौन सा है वो पता लगाते हैं, तो लॉग ले लिया, उससे हमें नंबर ऑफ बिट्स आर में पता चल जाएंगे, और ठीक है हाईएस्ट बिट भी पता चल जाएगा। फिर एक्स ले लिया पावर ऑफ वो जो भी हाईएस्ट बिट है उसका पावर। ठीक है, अब दो कंडीशन बनेगा। सपोज सपोज आर जो है वो ऐसा कुछ है, एल इज इक्वल टू वन है मेरे पास और आर इज इक्वल टू 17 है मेरे पास, तो बाइनरी वन की जगह अलग से 5 है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, 1001 17 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, 101 17 का 100, ये 9 है ये 17 है। ठीक है, 1001। ठीक है, इसके बीच में एक्स पता लगाना है हमें, इसमें दो जीरो और डाल देते हैं। अब जो हाईएस्ट बिट है वो हो गया फिफ्थ बिट, 0 1 2 3 4, फोर्थ बिट। ठीक है, ये वाला बिट हाईएस्ट बिट है। ठीक है, तो इस केस में ऑप्टिमल एक्स कौन सा होगा, ऑप्टिमल एक्स होगा ये 1 0 0 0 0। ठीक है, जो भी आर में जो भी हाईएस्ट बिट सेट है उस बिट को लो, बाकी सारे पोजीशंस पे जीरो डाल दो, तो ये 2 टू द पावर 4। ठीक है, तो 2 टू द पावर 4 यानी कि 16। इसके लिए आंसर मैक्सिमम होगा। इसके लिए आंसर क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि जब इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे, जब इसका जीएक्स पता लगाने की कोशिश करोगे तो हाईएस्ट नंबर हमें मिलेगा। ठीक है, 1 1 1 1 1 सब में 1 सेट होगा। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एफ एक्स की वैल्यू है वो भी हाईएस्ट होगी, क्योंकि इसमें सारे जीरोज हैं, तो एफ एक्स की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, तो
ये किसके बराबर है, ये 31 के बराबर है, तो इस केस में आंसर आ जाएगा 35, जो कि मैक्सिमम आंसर पॉसिबल है। इसमें x, क्योंकि x 16 था और ये जो 16 है वो L और R के बीच में है, इसलिए जो ऑप्टिमल x है वो जस्ट 2 to the power 5 है, 2 to the power 4 है, ठीक है। और इसके लिए ये आंसर हमें मैक्सिमम पॉसिबल मिल जाएगा। बट अगर x L और R के बीच में नहीं होता, ये जो 2 to the power 4 है ये L और R के बीच में नहीं होता, L से अगर ये छोटा होता, तो उस केस में फिर कुछ और करना पड़ता। तो दो केस है, पहला केस है अगर ये 2 to the power जो भी हाईएस्ट बिट पॉसिबल है वो L से बड़ा है, दूसरा छोटा है। अगर L से ये बड़ा होगा, जो भी 2 to the power हाईएस्ट बिट है, देन जस्ट हम fx प्लस gx प्रिंट कर देंगे, fx प्लस gx प्रिंट करेंगे। अदरवाइज तो यहाँ पे मैंने एक फाइंड फंक्शन बना लिया जो fx प्लस gx का सम बता रहा है, ठीक है, वो प्रिंट करेंगे। अदरवाइज क्या करना है, अदरवाइज पहले तो आंसर को L के fx प्लस gx के बराबर कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमल x कौन सा होगा वो पता लगाने की कोशिश करूंगा। इसलिए क्या होगा, पहले मैं मान लूंगा सपोज 16 था, L को R को 23 बोलते हैं, इससे R इज दिस 1 1 0 0 1, 16 plus 8 plus, ठीक है, 25, and then let's say what is this, this is what 17, this is what 17 हो गया, ये क्या हो गया, 20 बना देते हैं, 16 plus 2 is 20, 21, ठीक है। तो L is 21, R is 25। अब अगर हम इसमें 2 to the power 4 लेंगे, 16, x को अगर 16 रखेंगे तो L से छोटा हो जाएगा, तो x 16 नहीं ले सकते। ऑप्टिमल x पता लगाना है, तो ठीक है, पहले x को 16 रखेंगे। अब देखेंगे, अब इसमें बिट्स ऐड करने की कोशिश करेंगे ताकि L से बड़ा नंबर बन जाए, ठीक है। ये 1 है, 8 को रिप्रेजेंट करने वाला बिट, थर्ड बिट ऐड कर सकते हैं, ये वाला बिट ऐड कर सकते हैं। ऐड करने से क्या होगा, क्या ये L से बड़ा हो जाएगा? ऐड करने के बाद ये बन जाएगा 3 + 8 24, हाँ। ऐड करने के बाद ये L से बड़ा हो जाएगा, तो ऐड कर सकते हैं और इस x के लिए पता लगा सकते हैं फाइंड की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे किया जा रहा है, ये p रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो जो नेक्स्ट बिट है वो x में इनिशियली x को 2 to the power जो भी हाईएस्ट बिट पॉसिबल है वो रख लिया, फिर p नेक्स्ट बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर x प्लस p L और R के रेंज में, तो आंसर को अपडेट कर रहा हूँ। अदरवाइज ठीक है, और अगर x प्लस p माइनस 1 L से कम है तो फिर x में ये बिट ऐड कर रहा हूँ, अदरवाइज नहीं कर रहा हूँ। सपोज ये पता लगा लिया हमने 24 के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके लिए ऑप्टिमल fx प्लस gx की वैल्यू आए। हमें क्या कोशिश करना है कि जो भी हाईएस्ट बिट हो ना वो 1 ना हो, वो 0 हो, क्योंकि वो 0 रहेगा तभी x के कॉम्प्लीमेंट में वो 1 बनेगा और फिर gx उसके लिए ज्यादा आएगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो बिट है, ये जो ब्लैंक बिट है वो 0 करने की कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है। तो 1 भी कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं। ऑप्टिमल क्या होगा, 0 करना, ठीक है। 0 करना क्यों, क्योंकि उससे gx बड़ा आएगा। लेकिन क्या 0 कर सकते हैं? अगर 0 करेंगे तो क्या बाकी सारे बिट्स से फिर हम L से x को L से बड़ा बना सकते हैं? अभी देखो, अभी फिलहाल तो x L से बड़ा नहीं है, हम बिट्स इसलिए ऐड करे थे ताकि वो L से बड़ा हो जाए। ये वाला बिट ऐड कर सकते हैं, L से बड़ा हो जाएगा।
लेकिन क्या इस बिट को x में ऐड करने से अवॉइड किया जा सकता है ताकि आगे जाके फिर भी x को हम l से बड़ा बना सकें? तो अगर इस बिट को अवॉइड करेंगे तो मैक्सिमम हम फिर ये 3 बिट्स ऐड कर सकते हैं x में आगे जाके, यानी कि मैक्सिमम 7 ऐड कर सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होगा 16 + 7 दैट इज़ 23। तो क्या ये 23 l से बड़ा है? हाँ, बड़ा है। तो ये बिट हम ऐड करने से अवॉइड कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या किया, x + p-1, ये p-1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 3 बिट 7 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये l से छोटा है, सपोज ये 23, ये 24 होता, तो इस केस में ये जो बिट जो इधर 1 था वो इधर अनसेट नहीं कर सकते थे, नहीं तो x आगे जाके 23 से बड़ा बनता ही नहीं, 24 से बड़ा ही नहीं बनता, l से छोटा रहता। उस केस में फिर हमें ये 1 ऐड करना पड़ जाता, ठीक है। बट ये 21 है तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो बस चेक कर लिया कि x + p-1 l से छोटा है या नहीं। अगर छोटा है तभी p ऐड करना है, अदरवाइज p को हम ऐड करने से अवॉइड कर सकते हैं, जो कि ऑप्टिमल है। फिर p डिवाइडेड बाय 2 कर दिया ताकि p फिर नेक्स्ट बिट के पावर को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो इसी तरीके से x को अपडेट कर रहा हूँ ताकि x l से बड़ा बन जाए, और जब x l से बड़ा बन जाएगा तो उस केस में आंसर को फिर मैं अपडेट कर रहा हूँ x + p से, ठीक है। तो ये है। तो ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन, इतना इसका सॉल्यूशन था। 2 केसेस है, दोनों केस को अलग से हैंडल करना था। ठीक है, डिम्पल तुम प्रॉब्लम प्रीफिक्स वंस और इक्वल हैमिंग डिस्टेंस एक्सप्लेन कर सकते हो? तुमने दिया था कॉन्टेस्ट। हाँ भाई। हाँ, तो तुम ये दोनों फिर एक्सप्लेन कर दो। अब प्रीफिक्स वंस कर दो पहले फिर। हाँ, कोई सा भी पहले एक्सप्लेन कर दो। स्क्रीन से हो। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ था और उस स्ट्रिंग से हम कोई भी सब स्ट्रिंग रिमूव कर सकते थे, और सब स्ट्रिंग रिमूव करने के बाद बाकी जो बचेगा उसको एक साथ लगा देंगे, और हमें मैक्सिमम स्टार्टिंग में से जितना वन मिलेगा उसको आउटपुट करना था। जैसे कि अगर ऐसा ऐसा 1 1 0 1 रहा तो हम अगर इसको 0 को रिमूव कर देंगे तो इसका मैक्सिमम प्रीफिक्स हो जाएगा। स्टार्टिंग में से 4 1 मिल गया, और एक 1 लेता हूँ, तो ये 0 रिमूव कर दिया तो हमें ये मिल जाएगा 0 1। इसमें ये 4 है, इन सारों का आउटपुट करना था, मतलब स्टार्टिंग में से जितना 1 मिल रहा है एक कुछ भी सब स्ट्रिंग रिमूव करने से। तो मेरा आइडिया क्या था कि अगर स्टार्टिंग में 0 हुआ तो उसको तो रिमूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से 1 चाहिए। तो तब तो इजी है, लाइक कोई भी एक मैक्सिमम सब स्ट्रिंग उठाओ जिसमें कॉन्टिन्यूसली 1 मैक्सिमम टाइम्स है, तो उसको उठा के उसको आउटपुट कर दो। लाइक इसमें अगर देखें तो इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसको हटा दो, ये सब स्ट्रिंग हटा दो इसके ऊपर, तो बन जाएगा 1 1 1 1 0। तो ये 4 हो जाएगा आंसर। एंड अगेन अगर हमारे पास स्टार्टिंग में 1 हुआ
स्टार्टिंग में 1 था तो लाइक 1 0 1 1 1 समथिंग लाइक दिस वन। तो हम क्या करेंगे, लाइक हमारा बेनिफिट है कि इस 1 को हम रख दे, इस 1 को रख दे, तो 1 को रख दिया एंड इस 0 को हटा दिया, क्योंकि हम एक ही सबस्ट्रिंग रिमूव कर सकते हैं। तो इसको हटा दिया एंड नेक्स्ट जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 1 का, लाइक कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी है, उनको उसको इसके साथ जोड़ दिया। तो वही ऑब्जर्वेशन था, इतना ही करना था। लाइक स्टार्टिंग से जितना 1 मिल रहा है उसको ढूंढो एंड देन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढो, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी 1 का, वो कितना मिलता है, जैसे कि 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0। ये हुआ तो हम क्या करेंगे, हम एक ही सबस्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, तो इन दोनों 1 को रख देंगे 1 1, देन इस तीनों को रिमूव कर देंगे, इस सबस्ट्रिंग को, इसको रिमूव कर दिया, देन हमारे पास बचा ये 1 1 1 1 0। तो कितना हुआ आंसर, 2 6। तो इतना ही था, मतलब स्टार्टिंग से 1 ढूंढना था कितना है, और मैक्सिमम उसके बाद 1 कितना मिल रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो सजेशन था कि क्या लिखा, ये रहा। ये इनिट वेरिएबल में से स्टार्टिंग में कितना 1 मिल रहा है वो उसका काउंट दे रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर स्टार्टिंग में ये आई को 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, मतलब अभी मेरा इंडेक्स है, पहला इंडेक्स पे है, तो पहला इंडेक्स पे अगर 1 मिल गया तो कॉन्टिन्यूसली में मुझे कितना 1 मिल रहा है वो देख रहा हूँ। देन मैं एक फॉर लूप चलाऊँ जिसको लाइक अभी करंट आई जितना है उससे स्टार्ट किया, और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली कितना लाइक 1 मिल रहा है उसका मैक्सिमम काउंट लिया, और स्टार्टिंग का 1 और प्लस मैक्सिमम, बाकी का मैक्सिमम 1 कितना मिल रहा है प्लस का आउटपुट कर दिया। अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इनिट 0 ही रहेगा क्योंकि ये लूप चलेगा ही नहीं, एंड देन आई इक्वल टू 0 से 1 तक मैक्सिमम 1 का काउंट आ जाएगा, राइट। देन इक्वल हैमिंग वाला क्वेश्चन, हाँ। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि हमें दो स्ट्रिंग दिया हुआ था, और बस कौन सा हमारा स्ट्रिंग है 1 1 1 0 1 1 0 1 1। तो हमें ऐसा स्ट्रिंग ढूंढना है जिनका लाइक हैमिंग डिस्टेंस दोनों का से जिसके साथ हैमिंग डिस्टेंस करने से इसका लाइक मैं कंसीडर करता हूँ 0 0 0 0 समथिंग, एक स्ट्रिंग में कंसीडर किया 0 0 0 0, एक ही स्ट्रिंग है, तो ये सी है, ये ए है, ये बी है, इसके साथ इसका हैमिंग डिस्टेंस, इसके साथ इसका हैमिंग डिस्टेंस दोनों का सेम होना चाहिए। तो मेरा इसमें हैमिंग डिस्टेंस कैसे काउंट करते हैं, इसका देखते हैं। इसका 1 है, इस पे इसका फर्स्ट नेक्स्ट पे 0 है, तो इसका हैमिंग डिस्टेंस 1। ये भी डिफरेंट है, तो ये भी +1, ये इक्वल है तो +0 ये वाला के लिए, क्योंकि दोनों इक्वल है, ये डिफरेंट है +1, तो इसका हैमिंग डिस्टेंस हो गया 3, और इसका हो जाएगा ऐसे 1 + 0 प्लस इसका भी 3 हो जाएगा। तो दोनों का हैमिंग डिस्टेंस सेम है इसका 0 के साथ। तो हमें इस ऐसा काउंट इतना मतलब कितना नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, लाइक ऐसा इसमें 0 0 0 0 एक पॉसिबिलिटीज हो गया, ऐसा और भी पॉसिबिलिटीज आएगा, तो कितना नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है वो आउटपुट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो पहले हम थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, लाइक
let us consider 1 0 1 1 1 0। तो इस इंडेक्स के लिए कंसिडर करते हैं। देखिए आप इसमें देखिए, अगर मैं 0 पुट करता हूँ, हाँ, इफ आई कंसिडर 0, मैं एक नया स्ट्रिंग बनाने का कोशिश कर रहा हूँ सी के लिए, ये ए है, ये बी है, तो एक नया स्ट्रिंग बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। 1 1 के लिए लाइक 0 पुट किया। अब 0 पुट के लिए इसमें भी +1 हो गया हैमिंग डिस्टेंस, इसमें भी +1 हो गया हैमिंग डिस्टेंस। अगर देखिए दोनों में सेम प्लस हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता है इसमें सी में, तो भी इसमें +0 हो रहा है और इसमें +0 हो रहा है। तो बेसिकली दोनों का हैमिंग डिस्टेंस का डिफरेंस का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो अगर दोनों लाइक दोनों सेम हुआ, तो हमारा पॉसिबिलिटीज हमेशा ×2 हो जाएगा। वो तो हो गया। अब नॉन इक्वल के लिए लाइक इसमें देखिए 0 1, ये 0 1 है और ये 1 0 है। तो ये 0 1 के लिए हम अगर इसमें 0 पुट किया, 0 पुट किया तो इसका हैमिंग डिस्टेंस हो गया 0 इस इंडेक्स के लिए, और इसका हो गया 1। देन तो इसका 1 हो गया, तो हमें इसको मैच कराने के लिए यहाँ पे 1 ही पुट करना पड़ेगा, ताकि इसका हो जाए हैमिंग डिस्टेंस इस इंडेक्स के लिए 0 1, और टोटल सम में हो जाए इन दोनों इंडेक्स से मतलब इक्वल हैमिंग डिस्टेंस का कंट्रीब्यूशन आए। तो दोनों +1 यहाँ पे जो भी आ रहा है इससे मतलब मैच हो रहा है, अभी दोनों का हैमिंग डिस्टेंस इक्वल हो रहा है। तो बेसिकली हमें यहाँ से पॉसिबिलिटीज क्या मिल रहा है, 0 1 एंड 1 0। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज ही मिलेगा, मतलब ऐसा डिफाइंड इंडेक्सेस होने से। तो और एक को एनालिसिस करते हैं, जैसे कि 1 0 1 और 0 1 0 को एनालिसिस करते हैं। तो इसके लिए हम इसमें पुट करते हैं पहले 0, पुट करते हैं 0, तो हमें यहाँ पे 1 पुट करना ही होगा, और मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमें डिस्टेंस मैच कराना है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी पुट करे, 0 पुट कर दिया तो इसका लाइक इसका हैमिंग डिस्टेंस 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। अगर 1 पुट किया तो इसका हैमिंग डिस्टेंस 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका हैमिंग डिस्टेंस 2 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास हम यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पे 1 पुट किया, हमें 1 पुट किया, यहाँ पे 0 पुट करना ही पड़ेगा। देन यहाँ पे कुछ भी पुट करें, हैमिंग डिस्टेंस का लाइक 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो हैमिंग डिस्टेंस कभी इक्वल होगा ही नहीं। अगर तो इससे क्या पता चलता है, इसमें देखिए यहाँ पे काउंट दोनों डिफरेंट सेम इंडेक्स पे डिफरेंट वैल्यूज होने का काउंट कितना है यहाँ पे, लाइक 1 2 3। तो इससे पता चल जाता है, अगर लाइक ये इंट्यूशन आ जाता है कि अगर डिफरेंट इंडेक्स का काउंट अगर ऑड हुआ तो हमेशा आंसर 0 होगा। तो आंसर 0 का पता चल गया। और अगर डिफरेंट इंडेक्स अगर एक इंडेक्स पे अगर सेम वैल्यूज हुआ तो ×2 हो रहा है, और जब ये हो रहा है मतलब डिफरेंट है, तब होगा लाइक थोड़ा एनालिसिस करने से पता चल जाएगा, वो होगा n c इंटू n n/2 n कॉम्बिनेशन ऑफ n/2, हम से डबल में सिखाते हैं। तो बेसिकली क्या क्या होगा, आंसर हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा अगर पकड़ ले ए है इक्वल इंडेक्स का काउंट, बी है नॉट इक्वल इंडेक्सेस का काउंट। तो 2 to the power a, क्योंकि हर बार 2 × 2 से मल्टीप्लाई होगा इक्वल में, एंड बी सी b/2, और बी अगर ऑड हुआ तो आंसर 0, अगर बी ऑड हुआ तो आंसर 0। तो यही कंडीशन था, तो बेसिकली ऑड हो गया उसका। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल वैल्यूज होने से काउंट 1 में प्लस किया, इक्वल वैल्यूज नहीं होने से काउंट 2 में प्लस किया। अगर नॉट इक्वल वैल्यूज ऑड है तो 0 आउटपुट किया, अगर नहीं है तो लाइक 2 पावर ऑफ काउंट किया उसको, लाइक मॉड लेके था फंक्शंस डिफाइन किया इधर। और ये NC2 निकालने के लिए, उसके लिए भी थोड़ा स्ट्रक्ट वर्क डिफाइन किया था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा मतलब ये हो सकता है, तो उसके लिए तो भैया इतना ही था।